302 हॉकर कंपनी। ये आज हम करते हैं। लेट्स गो। Evaluate whether Hawker company should use leasing or borrowing as a source of finance for the new vehicle. एक्सेल का ही समय, बाद में खाली इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मुझे लगता है एक्सेल में, which is okay. सबसे पहला जो हम ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं बोरोइंग का। यस, ये इसके बारे में बाद में देखते हैं। हॉकर कंपनी इज अबाउट टू रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग डिलीवरी व्हीकल with its new design of vehicle that offers greater fuel economy. This it estimates that replacing the existing vehicle will save running costs of 2000 per year. ये तो अपना इनकम की तरह हो गया 2000। Option number 1, the vehicle could be purchased for 34,000 using bank loan with an after-tax cost of borrowing 4%. The vehicle would would have a useful life of 4 years and would have a residual value of 14,000 at the end of that period. Straight line allowable depreciation is available on the vehicle. The vehicle could be subject to government CO2 emissions tax of 600 at the end of each year of operation. Emissions tax expense are corporation tax deductible. With other cost of borrowing, the vehicle would be purchased for 34,000. तो इंटरेस्ट है उसका, बट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एट 4%, इंटरेस्ट आई डोंट थिंक सो आएगा। द व्हीकल would have a useful life of 4 years and would have a residual value of 14,000. Straight line tax allowable debt is available on the vehicle. The vehicle would be subject to CO2 emission tax of 600. ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं। ओ सॉरी, emissions tax नाम है ना इसका, emission tax depreciation में tax allowable debt आएगा।
Investment of 34,000, residual value 14,000, 20,000. Okay, तो अभी टैक्स कितना हम दे रहे हैं? टैक्स इन अरियर्स ऑफ 0.2, इसलिए दिस इनटू दिस। वैसे श्रमण, बोलो। इंटरेस्ट भी आता है ना? काय में? मतलब ये अपने जो कैश फ्लो बनाते हैं, ये जो कॉस्ट टैक्स अलाउेबल, सॉरी, ये जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया है, इसका डू यू थिंक कि आएगा फोर कहाँ दिया परसेंट है टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 4% का दिया है ना? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सॉरी। तो डू क्या यू बोल थिंक रहा है, वापस बोल, सॉरी। इंटरेस्ट आएगा ना? मैंने बोला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कि नहीं आएगा? इंटरेस्ट क्यों आएगा? नहीं आएगा? ठीक है, तो अभी अपन ऊपर लिख देते हैं खाली कॉस्ट सेविंग। टैक्स बेनिफिट दो ही आएंगे। एक तो वो CO2 एमिशन वाला, बराबर। और दूसरा वो 1 ईयर अरियर में पे हो रहा है उसका। डोंट यू थिंक कि वो 2,000 आएगा? सेव रनिंग कॉस्ट ऑफ 2,000 पर ईयर। 2000 कैसे आया? ऊपर ऊपर हो ना वो, लास्ट वो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, कॉस्ट ऑफ 2,000 पर Options ईयर। of use refers replacing existing vehicle। मैंने 2000 मुझे क्या लगता है, मतलब मैं वो जानना चाहता कॉस्ट बचाएगा, लेकिन ये जो तू एसेट ले रहा है उसमें वो तेरी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए। मतलब हूँ। ओके। अगर पूछ रहे हैं कि इससे कितना बेनिफिट है और इससे कितना बेनिफिट है, हम्म। तो वो केस में बोल सकता है इसमें 2000 ज्यादा लग रहे हैं, इसमें 2000 कम लग रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से शायद वो कॉस्ट कंसिडर शायद आएगी नहीं हो। आएगी नहीं, ठीक है। इसमें कैश फ्लो देख लेते हैं। 2000 पर ईयर। इसका जो है वो आएगा टैक्स अलावेबल एक्सपेंस, तो ये भी है ना, टैक्स अलावेबल एक्सपेंस, इसके ऊपर भी हमको बेनिफिट मिलता रहेगा 0.2 का। तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस चीज के साथ, मतलब मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे हैव गिवन अस 8%, सो वी विल डू इट बाय 8% ओनली।
57 0.857 0.794.735.681। मेरा एनपीवी जो आता है, नहीं, नहीं, मेरा नेगेटिव में होना चाहिए। तो मेरा आ रहा है फिलहाल के लिए एनपीवी 2262 नेगेटिव में। है। हाँ, इसे कैसे देखो आ क्या गया भाई? आया। रुक रुक रुक। टैक्स बेनिफिट लिया 1000 का। हाँ, 2 3 4 5 का। हाँ, CO2 एमिशन 1 2 3 4 का 600। बराबर, एमिश वो टैक्स बेनिफिट वो CO2 वाले का 2 3 4 5 का 120। बराबर। नेट कैश फ्लो कितना आया? 34,000। हाँ, 600। हाँ, 520। बराबर। 820। हाँ, 14 520। बराबर। 1120। हाँ, तो तू क्या लिया? नीचे डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लिया? 8%। क्यों? उन्होंने नीचे दिया है ना, आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। नहीं नहीं, अगर तेरे को ऊपर वो बैंक लोन का अगर तेरे को परसेंटेज दिया है ना, तो हाँ, वही तेरा ये वही तेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर अच्छा, किया वो जाता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर करना है। हाँ, इवन तो नीचे अगर कुछ और दिया हो, लेकिन जो तेरा बैंक का वो दिया हुआ है लोन परसेंटेज, वही कंसिडर होता है। ओके, 0.962, ये तूने अच्छी बात बताई। 0.925। ऑप्शन 2 में भी पूरी कंसिडर होगा। ये मैं 6 बार गलती कर चुका हूँ इसीलिए। अच्छा, तो फिर 20,299। 201। हाँ मतलब 20,000। हाँ हाँ, 20,299 बराबर। तो बाद में चेक कर लेंगे। हाँ हाँ। अभी चेक कर ले क्या, बोरोइंग का? नहीं नहीं, एक साथ करते हैं ना। चल ठीक है, लीज का भी छोटा ही है। The vehicle could be leased for a period of 4 years for a payment 6,000 per year, payable at the start of each year. Lease payments at the start of 1 year, मतलब closing of first year, so lease payment will be 6,000. The lessor will pay CO2 emission tax. The lessor will pay CO2 emission tax. Lessee will not pay. The lease payments as a are a corporation tax deductible expense. तो इसके ऊपर अपने को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये पेएबल तो नेक्स्ट ईयर में ही होगा, लाइक ईयर 1 का ही कंसिडर किया जाएगा टैक्स लेते टाइम, और ईयर 2 से इसका डिस्काउंटिंग लगेगा। सिक्स एट वन, तो -17,782।
ओए, क्या हो गया? पेबल एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर है। तो ईयर जीरो में आएगा। तो ये हो गया हॉकर कंपनी का। अपन सोल्यूशन पे आ जाते हैं। है नेगेटिव हाँ, 2320, बढ़िया नेगेटिव घर पे ही। 299, यहाँ पे हाँ नेगेटिव हाँ, 18462, यहाँ पे नेगेटिव 17781। ये क्या है? एक मिनट रुका, मेरा हो रहा है। डिस्काउंटिंग 4% पे ही हुई है, सिस्टम ने बताया था। ये 8% को इग्नोर ही किया है। फिर आती है 18462 या 67, जो भी। तो श्रवण, ऊपर अपने हाँ, को 4% का कॉस्ट ऑफ डेट दिया था, तो अपन ने नीचे क्यों 8%, मतलब 4% ही लिया? 8% लेना चाहिए था ना? एसेट तो वही है ना, सेम एसेट ये सेम परसेंटेज कंसिडर होगा। लेकिन हम पहले तेरा केस में परसेंट। डेट ले रहे थे, इस केस में अपन डेट थोड़ी लेंगे यार। हाँ, बट इस केस में तेरे जो प्रोवाइडर है उसको तो लगेगा, लेकिन ओके, तो ठीक मेरे को है। एक बात बता, तूने खरीदा, ठीक हम्म। है, तेरे को लगा 4%। हम्म। वही अगर कोई और तेरे को खरीद के देगा तो ओके। उसको 8% वो लगेगा। हम्म। मेक सेंस, मेक सेंस। पीछे कितना है, 4 है 8 है? चार है, चार है, पीछे पीछे, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मैंने पहले 8 से किया था। मेरे को हाँ, आंसर 1000 रुपए से कुछ अलग आया। ज्यादा फर्क नहीं है, बट पर मैं गलती कर गलत, चुका हूँ। बट गलत ही है ना। मार्क्स तो नहीं मिलेंगे 1000 का डिफरेंस होने के भी। बात। इवैल्यूएट करना तो इवैल्यूएशन तो यही बताएंगे कि हाँ भाई लीजिंग बेटर है डेट्स परचेज करने से डायरेक्टली। ये था। तेरा हो कौन जाएगा सा? बता देना, फिर ही स्टार्ट हाँ करेंगे। हाँ, हो गया आजा, थियरी हो पे गया ना? आजा। चलो फिर। हाँ हाँ। Discuss two reasons other than possible after-tax cost advantages why Hawker company may choose to lease rather than buy the delivery vehicle, the new delivery vehicle. इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी नहीं देनी पड़ती, धीरे धीरे पेमेंट करनी पड़ती है, सो फाइनेंस अरेंज नहीं करना पड़ेगा इन द स्टार्ट, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। हाँ, मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इमीडिएट एसेट खरीदने से अच्छा है तुम लीज कर लो। बराबर। अपन वो भी एक पॉइंट बोल सकते हैं, सेल एट लीज बैक। मतलब क्या? सेल एट लीज बैक, ऐसा क्या ही है था वो? ना? सेल एट लीज, वही था ना भाई? या लीज अच्छा, एट सेल उसको बैक, बोल क्या रहा है था? क्या? हाँ, पॉइंट बोल रहा हूँ। या सेल एट लीज बैक था, क्या था वो पूरा फुल फॉर्म, क्या था उस चीज का? हाँ, सेल एंड लीज बैक, कि हम हमारा एसेट खरीदेंगे तो उसको हम लोग सेल करेंगे, और उसी एसेट को हम लीज पे अपने ऊपर ये करेंगे, चढ़ाएंगे। दैट्स कॉल्ड सेल एंड लीज बैक। अच्छा अच्छा। अ, एक बोल सकता है अगर टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई हाँ। तो ते,
तेरे पे लाइबिलिटी नहीं आएगी कि भाई अरे एसेट तेरे पास है तो उसको डिस्पोज करो या जो करना है करो। राइट। लेसर की रहेगी ना वो, तो लेसर पे जाएगा रिस्क, तेरे पे नहीं जाएगा। बराबर। तो तेरे को एसिड यूज करते नहीं रहना है। बराबर। कितने मार्क का है भाई? 4 मार्क था ना? पर आई थिंक काफी पॉइंट्स बोल दिए अपन ने। पढ़े? हाँ, देख एक बार। Leasing can offer more flexibility than borrowing and buying. Lease periods can be for less than an asset's useful life, or break clauses may be offered by the lessor if technology changes and the asset becomes out of date before the end of its expected life. The lessee does not have to keep on using it. बराबर बोला point तूने. Under the borrowing and buying option, Hawker Company would carry the risk of vehicle failing to achieve a disposal value of $14,000, borrow and buy option. If leased, this risk could be transferred to the lessor. The lessee may not have enough cash to pay for the vehicle, uh, and might have difficulty obtaining a bank loan. If this is the case, leasing may be the only way of getting use of the asset. हम्म। अपन ने 3 पॉइंट बोले, तीनों के तीनों ने उतने ही किए हैं कवर, सेम कुछ ही। ज्यादा। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं। आगे डिस्कस थ्री 4 मार्क के एडवांटेजेस लिए ऑफ। 2 पॉइंट बोलना था, ये बोल रहा है। अच्छा, कहाँ पे? हाँ, ओनली 2 रीजंस आर रिक्वायर्ड। नीचे लिखा है ना, ओनली 2 रीजंस वर रिक्वायर्ड। या डिस्कस थ्री एडवांटेजेस of using NPV rather than IRR in investment appraisal. एक तो अपन सबका फेवरेट शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दूसरा एब्सोल्यूट मेजर दो डॉट पॉइंट पी इधर ही एट हो गए। टी डी। 2 पॉइंट तो इधर ही हो गए। फिर इन केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज और अनकन्वेंशनल एक कैश सेकंड फ्लोज। रुक, एक सेकंड। हाँ। हाँ हाँ, कर ले कर ले, स्किप दिस पार्ट। हाँ हाँ। इन सॉरी। केस ऑफ, मैं बोल रहा था एडवांटेज दैट इन केस ऑफ अनकन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज, IRR may produce different percentages, whereas NPV would give us an actual answer. अभी नहीं है, बट ठीक है। अगर देख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर तेरा बदलता है, हम्म। अगर रेगुलरली अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदल हाँ, रहा है तो उसमें भी आईआरआर तेरा वो नहीं रहेगा बराबर। एक्यूरेट। हाँ, तो एनपीवी काम आएगा उसमें। in case of selecting projects with positive NPVs, IRR may produce a different ranking, or rather a wrong ranking, incorrect ranking, while NPV would give us the best ranking as it would use the price index ratio, PI ratio है जो भी उसको बोलते हैं। Enough है? और क्या ही आ सकता है। अभी ये लोग बताएंगे और क्या क्या आ सकते हैं। In most हाँ। simple, in more in most simple accept or reject decisions, IRR and NPV will select the same project. However, NPV has certain advantages over IRR.
The NPV of the proposed project, if calculated at an appropriate cost of capital, is equal to the increase in shareholder wealth which the project offers. In this way, NPV is directly linked to the assumed objective of the company, the maximization of shareholder wealth. IRR calculates the rate of return on projects, and although this can show the attractiveness of the project to shareholders, it does not measure the absolute increase in the wealth which the project offers. NPV looks at absolute increases in wealth and thus can be used to compare projects of different sizes. IRR looks at relative rates of returns and in doing so ignores the size of the investment project. NPV is not subject to uh, technical difficulties which would limit usefulness of the IRR. First, in situations involving multiple reversals of project cash flows, it is possible that the IRR method may produce multiple IRRs. IRR method may produce multiple percentages, multiple IRRs. That is, there can be more than one interest rate, which would produce an NPV of 0. If decision makers are aware of this existence of multiple IRRs, it is possible for them to make the correct accept or reject decisions using IRR, but if unaware, they could make the wrong decision. Second, in situations of mutually exclusive projects, it is possible that the IRR method will incorrectly rank the projects in a different order to the NPV method. This is due to inbuilt reinvestment assumption of the IRR method. The IRR method assumes that any net cash flows generated during the life of the project will be reinvested at the projects in the project's IRR. The exclusive project is possible. The IRR method, the IRR method assumes that this is due to the inbuilt reinvestment assumption of the IRR method. The IRR method assumes that any net cash flows generated during the life of the project will reinvest in the project's IRR. NPV, on the other hand, assumes a reinvestment rate equal to the cost of capital. Generally, NPVs assumed reinvestment rates are more realistic, uh, and hence it ranks projects correctly. Finally, NPV can be used in situations where the cost of capital changes from year to year. Although can be calculated in these circumstances, it can be difficult to make accept or reject decisions, as it is difficult to know which cost of capital to compare it with. काफी सही आंसर, ये तो क्या कर रहा है, काफी सही आंसर। भाई इतना सारा लिख के रखे हैं। मेक सेंस भी करता है बहुत सारी चीजें, तो ठीक है। अबे तो आधा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो समझा, लेकिन एक्स्ट्रा का जो बीच में है, उसका कोई नीड नहीं था। तो यही हाँ, आंसर को ना, बट एक्चुअली 6 मार्क के लिए ठीक है, वैलिड है यार। 6 मार्क के लिए ठीक है।